तो बजट कोरोना का जो पीरियड था उसकी कठिनाई आप समझते हैं सारी। उसके बावजूद भी हमने जो पिछला बजट था उसमें 13% की वृद्धि की है। इस बार का बजट जो हमारा है 1,55,000 करोड़ रुपए का ये बजट हमने पेश किया है। और इसमें जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो 3% की पहले सीमा रखी होती है। बीच में कभी कभी ज़्यादा भी जाता रहा होगा, लेकिन हमने उस फिस्कल डेफिसिट को भी बढ़ने नहीं दिया है। बावजूद इसके कि हमारे रेवेन्यू भी कुछ ना कुछ कम हुए हैं, फिर भी इतने कम नहीं हुए जितने शुरू में एक अपेक्षा की जा रही थी कि 17,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू कम हो गया। लेकिन अक्टूबर के बाद बढ़ना शुरू हुआ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें लगभग 10-11 हज़ार करोड़ रुपया रिकवर भी हो गया है। मतलब मार्च मिला करके 11,000 करोड़ कवर हो जाएगा, तो 5-1 हज़ार करोड़ रुपया उसका लॉस रहेगा। लेकिन कुछ खर्चे भी हमारे कम हुए और कुछ हमने सारी चीज़ों को सुधारा है, जिसमें से 8,500 कितना 85 करोड़ 8,500 जो हमको एक्स्ट्रा लोन लेने की एक सहूलत थी, जो पिछली बार डेट हमने प्रपोज किया था, उसमें से इतना हमने नहीं लिया। केंद्र सरकार ने एक नया प्रावधान दिया है कि इस बार उस लोन को आप आगे के लिए भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अगले साल में उसका उपयोग कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जितने बजट की प्रावधान शुरू में कर दिए जाते थे, बाद में किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उसको अगले रिवाइज्ड बजट में ही, एस्टीमेट्स में ही लाया जाता था। लेकिन अभी एक कुशन हमारे पास ये इस अकाउंट के माध्यम से हो गया 8,500 करोड़ का, कि हम कोई भी नया प्रोजेक्ट किसी भी विभाग का बिना, मैं जहाँ तक समझाऊँ आप बता देना सेक्रेटरी साहब, बिना रिवाइज्ड एस्टीमेट में जाने के 8,500 करोड़ का एक कुशन हमारे पास आ गया है। और इस 8,500 करोड़ के कोई भी चीज़ बिना रिवाइज बजट के जाने के उसको सरकार द्वारा कराया जा सकता है और बाद में पोस्ट फैक्टो उसको विधानसभा में लाया जा सकता है। क्यों, यही है ना? हाँ, तो इस प्रकार का एक रिवॉल्विंग फंड ये रहेगा, ताकि कभी भी सरकार को नई योजना बनाने में कठिनाई ना आए। और लॉन्ग टर्म जो बजट होते हैं, उस लॉन्ग टर्म बजट में भी पहले साल तो जितना लग गया, अगले 2 सालों में 3 साल का 5 साल का बजट है, तो अगले सालों में उसके ऊपर जो बजट आता है, कई बार वो बजट के एस्टिमेट बदल जाते हैं, बढ़ जाता है, तो उस साल के बजट पर असर न पड़े, ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो भी इस रिजर्व फंड में से निकाल करके उसमें लगाया जा सकेगा। तो एक बहुत बड़ी सुविधा बजट की ये बनी है। मोटी मोटी जो योजनाएं हमने जिसको ये कहना चाहिए कुछ तो ऐसा हर वर्ष ही करना होता है, कुछ जो पहली बार हमने किया है उसके अंदर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें जैसा परिवार पहचान पत्र की हम बार बार बात कर रहे हैं, पहले तो कोई भी योजना होती थी हम अनाउंस करते थे, जनता में से जिनको डिमांड करनी होती थी वो आके डिमांड करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम हर एक परिवार की पहचान करेंगे और उसमें लोएस्ट इनकम ग्रुप का कौन व्यक्ति है ये सरकार अपने आप ढूंढेगी कि ये है यानी कम आयु आय के परिवार, तो उनको कैसे आर्थिक स्थिति कैसे संभाली जाए, उनका उत्थान यानी परिवार के उत्थान को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी विभाग की स्कीमें हैं जो उनके लिए उपयोगी हो सकती हैं, ये हम योजना बनाएंगे, ताकि उस परिवार को जो लोवेस्ट वन है उसको कैसे उस लोवेस्ट वाली कैटेगरी से ऊपर करके सबके साथ मिलाया जा सके। अभी 1 लाख परिवार का टारगेट रखा है हमने, 1 अप्रैल से ये योजना लागू होगी और शीघ्र सभी विभागों का लाभ उसको मिले और उनको व्यवसाय करने के नाते उनको सक्षम बनाया जाए, या कोई आर्थिक सहायता करके उनको काम करने के नाते योग्य बनाया जाए, ताकि वो अपनी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर कर सके। प्रारंभ में 1 लाख का टारगेट है, जब 1-1 लाख बढ़ते चले जाएंगे तो अंतोगत्वा 1,80,000 तक उनको सबको ले जाने की बात है। 2025 तक सब परिवार 1,80,000 की आय से ऊपर चले जाएं, ऐसी अभी हमारी बड़ी सोच है। लेकिन विजन अभी ये है, लेकिन योजना अभी 1 साल की बनाई है, अगले साल की योजना बनाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन आपको बताया 2,500 रुपया कर दी है। हर खेत किसान के नाते जो चीज़ें हमने की हैं,
कि पहले तो एक गांव में सैंपल कुछ थोड़े स्थानों का लिया जाता था, जो सॉयल हेल्थ कार्ड का, बड़े बड़े चंक का। अब हर खेत का सैंपल, उसकी टेस्टिंग करा करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जोड़ा जाएगा। उस टेस्टिंग के लिए लैब्स तो बनेंगी ही, साथ में स्कूल और कॉलेज जहाँ साइंस के विद्यार्थी हैं वहाँ भी हर जगह लैब होगी, मिनी लैब, और जिसमें आवश्यक टेस्ट जितना मिट्टी का है हर एकड़ का वो उसका लिया जाएगा और मेरी फसल मेरा ब्यौरा में डाला जाएगा। वैज्ञानिक जो है उसमें अनुशंसा करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि इस खेत में ये चीज़ें बोने से लाभ होगा। फिर किसान उन्हीं में से कोई बोए, प्रायोरिटी वाइज होंगी, उन्हीं में से किसान किसी चीज़ की फसल बोता है तो उसको लाभ ज़्यादा होगा, ये एक उनको सहूलत देंगे। इसी के अंदर अर्न वैल्यू, लर्न का मतलब उन विद्यार्थी जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, साइंस के विद्यार्थी, तो उनको साथ में कुछ का हर एक टेस्ट का एक पैसा भी उनको मिलेगा, वो भी उनका लाभ हो जाएगा। FPOs, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, 500 बनाने का पहला लक्ष्य था, अब और 500 बढ़ाएंगे तो 1000 अब 31 मार्च तक होंगी। कंप्रेस्ड बायोगैस सेंटर्स और कंप्रेस्ड बायोमास प्लांट, ताकि पराली वाली जो समस्या है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकें, उसका ईंधन उसमें काम आएगा। तो ये भी हम हमारा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट केंद्र से बात करके हम करेंगे। जैविक खेती और जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, इस ओर हालांकि पिछले साल की हमारी योजना थी, लेकिन कोविड के कारण से जो उसका विस्तार में करना था वो नहीं कर पाए, एक सेमिनार होकर रह गया। उसके बाद 6-7 बड़े कार्यक्रम ट्रेनिंग के करने थे, वो नहीं हुए। अब उसको वहीं से लागू करेंगे और इस वर्ष 3 लाख एकड़ ये हमने टारगेट उसका रखा है। एक किसान मित्र योजना जो पहले से आप बताई थी, उसका स्पेसिफिक एक आ गया है कि अब हम, जैसे कहा जाता है भी किसान जो है वो आर्थिक के पास तो कभी भी जाके पैसा ला सकता है, वो उसका क्या बोलते उसको, ATM है, तो वो ATM केवल कहने के लिए होता है। हमने प्रत्यक्ष 1000 ATM किसानों के लिए ये गांव-गांव में, बड़े गांव में या कुछ गांव के समूह में स्थापित करेंगे। और उन ATM को कैसे चलाना है, सबसे पहला काम किसान मित्रों को यही दिया है। लेकिन अंतोगत्वा किसान मित्र जो है, हर किसान की आर्थिक तौर पर उसका मैनेजमेंट, वित्तीय मैनेजमेंट क्या होगा और वित्तीय संस्थाओं के साथ कैसे वो डील करे, क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई किसान की ये है कि उसको यही ध्यान में नहीं आता मुझे कितना पैसा ले लेना चाहिए, कितना कहाँ उपयोग करना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का उसके साथ उसकी कंसर्न नहीं बना रहता कि मुझे ये पैसा वापस करना है। उसको लगता है मैंने एक बार ले लिया तो शायद मेरे ही पास रहेगा, इसको मुझे देना नहीं है। बल्कि ये एक लेन देन की प्रक्रिया में एक स्वस्थ सिस्टम बने, तो किसान मित्रों का उपयोग इस नाते से हम कराएंगे। फिर भंडारण के नाते से कई योजनाएं बताई गई हैं। एक हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड जो हमारा निगम जो है 2000 आउटलेट खोलेगा, जहां एडिबल्स, उनको पैक्ड एडिबल्स को बिक्री की व्यवस्था की जाएगी, या जो चीज़ें सामान्यतः किचन में उपयोग होती हैं ऐसी पैक्ड चीज़ों का और वो आउटलेट्स होंगे, और 2000 लोगों को ये रोज़गार मिलेगा। बल्कि 2000 की बजाय 2000 सेंटर पर मैं तो मान के चलता हूँ एक पर 2 आदमी भी काम करेंगे तो 4000 को मिलेंगे, क्योंकि एक ही आदमी के साथ कई बार व्यवसाय नहीं, 2 आदमी कम से कम उसमें जरूरत होती है। एक बड़ी महत्वाकांक्षी जो हमारी योजना है, हमने जो आज कही है, वो है कि द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना। यानी जल जो है ये एक बहुत हमारे लिए एक ऐसी संपत्ति है कि इसको हमको हर दृष्टि से ईच ड्रॉप टू बी प्रिजर्व। अगर हमें भगवान ने एक बूंद भी दी तो वेस्ट ना चली जाए, वो हम अपने पास रखें। हमारे पास रिजर्वायर जो है, बहुत बड़ा रिजर्वायर है पानी को रखने का, और वो है अर्थ, जमीन। कि हम उस पानी को जमीन के अंदर भी रिचार्जिंग ज़्यादा हो, पानी कम से कम निकाला जाए, इसके लिए तालाब अथॉरिटी ने बनाई है, वाटर अथॉरिटी ने बनाई है। जो नए डैम जितने उत्तराखंड और हिमाचल के वहाँ से पहाड़ों से उतरने वाले हैं, उनकी योजनाएं बन गई हैं। एसवाइल पर भी हम काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ लोकल अपनी जो बरसात है, उस बरसात को भी हम कैसे रिजर्वायर छोटे छोटे बना करके कैसे कर सकते हैं, और जो बोरवेल हैं उनको कैसे ज़्यादा लगाएं। 1000 बोरवेल की बात हमने कही है। धान की जो बात कही है कि पिछले साल 97,000
एकड़ धान लोगों ने कम लगाया, मैं उनकी बधाई देता हूँ, सराहना करता हूँ। अगले साल का 2 लाख एकड़ का हमने टारगेट रखा है। अपील करेंगे, ये अपील से ही है, कोई कानून नहीं है। अपील करेंगे, उनको सहायता देंगे, इंसेंटिव देंगे 7,000 रुपये एकड़ का, और जो चीज़ें इसके बदले में वो बुआई करेंगे उसकी खरीद की व्यवस्था करेंगे ताकि उनको बेचने में कठिनाई ना आए। छोटे छोटे डैम्स अरावली के साइड के, या एक जो हमारा हथनीकुंड बैराज है, वहाँ एक बड़ा बांध होगा, डैम होगा या बैराज होगा, वो तो उसका जब आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, तभी हम तय कर पाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि एक डैम भी अगर वहाँ बनता है, चाहे छोटा ही डैम बने, बिजली भी उत्पादन होगी और बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया, जो तीनों लखवार और ये जो हमारा डैम है रेणुका, लखवार और किसाऊ, उसके बाद भी काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा जो कैचमेंट एरिया का पानी वो यमुना में से निकल करके और उन 2 महीने में बहुत बड़ी मात्रा में पानी चला जाता है। वहाँ भी पानी रुकेगा। उस कैचमेंट एरिया को हम सूर्यकुंड पर भी रोक पाएंगे। पानी का बहाव फिर भी आगे जाने के लिए पर्याप्त होगा। उस पानी का उपयोग हम जो है अपने सिंचाई के लिए अथवा पानी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वो कर पाएंगे। तो ऐसी 2 साल की बड़ी योजना, इसमें ड्रिप इरिगेशन का मामला भी है, इसके ऊपर विशेष फोकस करते हुए हमने बजट भी इसका अलग से निर्धारित किया है। हेल्थ में भी हर एक जिला केंद्र पर जहां 100 बेड का अस्पताल है उसको एकदम 200 करेंगे। ऐसे 10 जिला केंद्र हैं जहां 100 बेड का हॉस्पिटल है, उनको अगले वर्ष में, केवल 9 ऐसा है जहां अभी कोई हॉस्पिटल सरकारी नहीं है, तो वहां 100 बेड का करेंगे पहले चरण में। बाकी जगह जहां जहां 100 है वहाँ 200 करेंगे। ये 10 जिला केंद्र है जहाँ पहले 100 है, मगर 10 में पहली 200 है। हाँ, बाकी पर 200 से ज़्यादा है। जैसे गुरुग्राम में ज़्यादा है, फरीदाबाद में ज़्यादा है, रोहतक में 100 है। रोहतक में चूँकि मेडिकल कॉलेज है। हाँ जी, इसी साल में हो जाएगी। ये इसी साल की योजना है, 100 से 200। फतेहाबाद का तो ज़मीन होकर के उसका हो भी चुका है। जहाँ का भी लोगों ने नहीं भी डिमांड किए तो भी हर जिला केंद्र पर 9 को छोड़ करके बाकी जगह 200 करेंगे। फिर हमने वेलनेस सेंटर का, जो प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी उस समय हमारे 20 वेलनेस सेंटर मैंने बनाए थे। 1000 वेलनेस सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति बीमार ना हो उस ओर हमने आगे बढ़ना है। केवल हेल्थ सर्विसेज बढ़ाना ये उसका उपयोग नहीं है, बीमार ना हो ये उससे पहले क्या एक चरण है, फर्स्ट स्टेप यही है। उसके लिए अब गांव-गांव में जो योग कम व्यायामशाला जो हमने बनाए हैं उनमें उसी स्थान पर एक वेलनेस सेंटर का भी प्रावधान करेंगे। आयुष्मान, इसके लिए मैंने 8 ऐसी श्रेणियां हैं, उसमें एक श्रेणी आप लोगों वाली भी है। आप लोगों की बार बार मांग आती है कि हमारा कह करके भी हुआ नहीं है, उसका एक सिस्टम बन गया है और उसमें आय आधारित ये सिस्टम बनेगा। 1,80,000 की आय को तो पूरे का पूरा 5 लाख का लाभ मिलेगा, लेकिन 5 लाख तक की आय का वो अनुपातिक लाभ या तो देंगे, स्कीम बनाएंगे, या फिर उसमें कुछ प्रीमियम ऐड करेंगे और उसके कारण उसके साथ फिर 5 लाख की, क्योंकि ट्रस्ट मॉडल पर हमने शुरू करना है। ये केंद्र का जो पहले प्रावधान है, सहायता मिलती है, वो केवल जो SCCC डाटा में पहले से है उन्हीं का मिलता है। उसके अलावा बाकी हमने स्टेट की ओर से करना है और वो एक ट्रस्ट मॉडल के आधार पर किया जाएगा। उसकी प्लानिंग बन जाएगी और जल्दी उसकी घोषणा कर देंगे। लेकिन इसमें 8 श्रेणियां और लाभान्वित हो जाएंगी।